क्या आपको पता है कि आप अपनी गाड़ी में 1 लीटर डीजल डलवाते हैं तो सरकार को 100 रुपए का नुकसान होता है। वो तब जब आप पेट्रोल पंप पर 88 रुपए कीमत चुका चुके होते हैं। अपने शौक के लिए आप जो सोना खरीदते हैं उसे इंपोर्ट करना होता है। इसे इंपोर्ट करने से सिर्फ और सिर्फ पिछले साल में ही 6 लाख करोड़ रुपए का डॉलर देश से बाहर चला गया। ऐसे ही हमारे आपके विदेश घूमने से करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए पिछले साल विदेश चले गए। और शायद इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील की है, अगले 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की नसीहत दी है और विदेश की बजाय देश में ही घूमने पर जोर दिया है, क्योंकि हालात काफ़ी खराब हैं और ये कब तक खराब रहेंगे उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। घरेलू नहीं, विदेशी हालात की बात कर रहा हूँ, ईरान युद्ध से उपजे हालात की बात कर रहा हूँ। अब प्रधानमंत्री मोदी की ये अपील आखिर कितनी कारगर होगी, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ विशेष मेहमान, क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट और सीनियर डायरेक्टर डीके जोशी सर हैं, ऑयल एंड जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा साहब हैं, सुनील सुवर्णम साहब हैं जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, टीम लीज डिजिटल की सीईओ नीति शर्मा हैं और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य साहब हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में डीके जोशी साहब आपसे करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री मोदी की अपील करीब 70 दिन बाद, ईरान युद्ध शुरू होने के बाद, क्या संकेत देते हैं कि अब सरकार को लगता है कि जितना सहन कर सकते थे इस युद्ध का झटके को सहन कर लिए हैं, अब लोगों को साथ में शामिल होने की जरूरत है? देखिए, ये एक तो जो शॉक है ये लार्जेस्ट एनर्जी शॉक इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, तो काफी बड़ा शॉक है। उसका असर पूरी तरह कच्चे तेल के दामों पे नहीं पड़ा क्योंकि बहुत सारी इन्वेंट्री फ्लोट कर रही थी। तो इसीलिए जो आगे को अगर आज युद्ध रुक भी जाता है तो हमारा मानना ये है कि ये कच्चे तेल के दाम बहुत ज्यादा नीचे नहीं आने वाले। तो S&P जो हमारी पेरेंट कंपनी है उसकी फोरकास्ट है कि $100 अ बैरल रहेंगे अगर ये युद्ध समाप्त हो जाता। तो एक तरह से ये छोटे दौर का नहीं है। तो पहले क्या हुआ, इंडिया की वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत सारा कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, GCC कंट्री से आता है, फर्टिलाइजर इंपोर्ट होते हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो थोड़े वक्त तक तो ये झेला जा सकता है और थोड़े वक्त तक पेट्रोल और डीजल के दाम ना बढ़ाना वो ठीक भी था एक तरह से, क्योंकि जब दाम नीचे गिर रहे थे तब भी वो पेट्रोल पंप पे नहीं दिखाई दे रहे थे। थोड़ा एक तरह से प्राइस स्मूथनिंग कर दी। तो पिछले कुछ महीनों में हमने कच्चे तेल के जो पेट्रोल और डीजल के दाम है पेट्रोल पंप में नॉर्मल लेवल पे देखे गए। जहां ये बात सिर्फ कंज्यूमर के लिए ये बेनिफिट दिया गया, इंडस्ट्री को, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को, उनका पास थ्रू इससे कहीं ज्यादा तेज रहा है और उसका असर भी धीरे धीरे दिखाई देगा। तो ये क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट अभी लंबा चल रहा है तो ये आवश्यक हो जाता है कि एक तो मॉरल सुएशन के थ्रू, जैसा कि आपने कई चीजें बताई, हम थोड़ा सा अपने खर्चों पे जिसमें विदेशी मुद्रा इस्तेमाल होती है उसमें थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। एक तो वो बात है। दूसरी बात यह है कि अभी तक जो भार है ये क्रूड प्राइसेस के बढ़ने का, पेट्रोल और डीजल में ये सरकार कुछ हद तक अपने ऊपर ले रही है और कुछ हद तक इंडस्ट्री ले रही है और जो कंज्यूमर है वो अभी तक शील्डेड है। अब थोड़ा सा भार अब कंज्यूमर की तरफ भी बढ़ेगा और एक आवश्यकता इस स्थिति में ये हो जाती है कि आप एक प्राइस सिग्नल दें। प्राइस सिग्नल जो होता है वो डिमांड मैनेजमेंट के काम आता है। अगर आपको डिमांड को कंट्रोल में रखना है, फजूल खर्ची को कम करनी है, तो उसका प्राइस सिग्नल के थ्रू ये किया जा सकता है। तो डिमांड मैनेजमेंट के लिए भी प्राइस बढ़ाने की आवश्यकता है। तो दो चीजें यहाँ, एक तो हमें जिसको कहा जाता है कि कंजर्व करें एनर्जी को, और दूसरा यह है कि उसके दाम भी थोड़ा सा अगर बढ़ेंगे तो उससे और कंजर्व करने में ओवरऑल मदद मिलेगी। तो ये इस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि इवन क्योंकि हमारी कच्चे तेल पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस है, करीब 90% बाहर से आता है, तो ये आवश्यक हो जाता है कि इवन नॉर्मल टाइम में हम जो है ऑयल को कंजर्व करें और उसको किफ़ायती तरीके से इस्तेमाल करें। ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम में ये और भी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। और मुझे लगता है क्योंकि ये अभी इसके कोई अभी ख़त्म होने के आसार क्लियर नज़र नहीं आ रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व भी हो जाता है
तो क्योंकि इतना प्रोडक्शन में डैमेज हुआ है तो उसका असर अभी हमें दिखाई देगा। तो ये कच्चे तेल की बात नहीं है, फर्टिलाइजर और कई चीजों से मतलब सरकार पे वित्तीय प्रेशर भी इसका पड़ रहा है। तो इसलिए आवश्यक हो जाता है कि सब डिफरेंट एक्टर्स जो हैं, कुछ हद तक कंपनीज, कुछ हद तक गवर्नमेंट, कुछ हद तक कंज्यूमर्स भी इसका बर्डन को उठाएं अपने पास। उठाया जाए उनकी मतलब तरफ। साझा जिम्मेदारी है, जो बोझ आ रहा है उसको सबके बीच में बांटना होगा। जितने समय तक सरकार उठा सकती तो उठाई, लेकिन अब लग रहा है कि हालात लंबे समय तक यूं ही बने रहने वाले हैं। और जैसा कि डीके जोशी साहब ने कहा कि अगर अभी भी युद्ध खत्म हो जाते हैं तो $100 के नीचे कच्चे तेल का आने की संभावना काफ़ी कम रह सकती है। नरेंद्र तनेजा साहब, कच्चा तेल और गोल्ड, दो ऐसी चीजें जिस पर हर कोई सुनना चाहता है कि आखिर क्या होना चाहिए। मैं शुरुआत गोल्ड से करूं, आप कच्चा तेल से मैं करना चाहूंगा। मान लिया जाए प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद लोग पेट्रोल डीजल की खपत कम कर देते हैं, वर्क फ्रॉम होम करने लग जाते हैं या फिर गाड़ियां कम इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हम स्थिति में रहेंगे कि वेस्ट एशिया क्राइसिस से जो कच्चे तेल का संकट उत्पन्न हुआ है उससे हम लोग निपट पाएंगे, या फिर इससे आगे बढ़कर सरकार को और भी कुछ कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो देश को अपील एक तरह से की है, उसके दो मुख्य मकसद हैं। एक तो ये वो खुद जो है पश्चिम एशिया जा रहे हैं और आबू धाबी जा रहे हैं, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, और बहुत अहम वहाँ पे उनका वो विजिट है, बहुत अहम मीटिंग है वहाँ के राष्ट्रपति से। और ये मैसेजिंग जो है वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए तो है ही है, लेकिन साथ साथ जो बड़े निर्यातक हैं, जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स काफी अहमियत रखता है और भारत से उसके बहुत ही गहरे संबंध हैं, तो और एक तरह से सामरिक संबंध है और सामरिक संबंधों को और मजबूत किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहां भी मैसेज है कि भारत भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, समझ रहा है आप लोगों की दिक्कतें क्या है। तो हम अपने यहाँ जो है वो डिमांड मैनेजमेंट कर रहे हैं। डिमांड डिस्ट्रक्शन होता है जो उसका असली नाम है, लेकिन डिमांड मैनेजमेंट कहना बेहतर रहेगा कि हम उसको मैनेज कर रहे हैं। और साथ साथ हम ये भी वजन दे रहे हैं, जब प्रधानमंत्री भारत के वहां जाएंगे वो वजन दे रहे हैं इस बात को कि जब वो बात करने के लिए आए हैं उसमें ऊर्जा जो है, जो उन्होंने कहा है एनर्जी सिक्योरिटी जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। तो सारे देश को, ईरान, अमेरिका और इजराइल, सबको ये मैसेज जाता है क्योंकि पूरे इलाके के लिए भारत जो है बहुत अहम देश है। दूसरा, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जो देश को तैयार इस बात के लिए किया है, मानसिक रूप से तैयार किया है और काफी हद तक जो है वो भावनात्मक रूप से तैयार किया है कि जो युद्ध है वो शायद अभी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, और अगर हो भी जाता है तो उससे जो तमाम प्रश्न चिन्ह उठे हैं और तमाम जो मुश्किलें पैदा हुई हैं वो इतनी जल्दी हम समेट पाएंगे या दुनिया समेट पाएगी ऐसा नजर नहीं आता। उसका असर लंबा रहने वाला है, खासतौर से तेल की कीमत, गैस की कीमत और फर्टिलाइजर की कीमत। तो इसलिए जो सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़ सकते हैं जो कि शायद एक आम उपभोक्ता की नजर में बहुत प्रिय ना हो। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री उससे आगे चले गए हैं और उन्होंने बताया, एक पूरा एक नक्शा खींचा है कि भाई हमको क्या क्या करने की जरूरत है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, 70 के दशक में जब पहला ऑयल शॉक आया था तो इसी तरीके की बातें उस समय की प्रधानमंत्री ने करी थी, और इससे कहीं ज्यादा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए थे और कुल मिलाकर के देश को अपील करी गई थी, और बहुत चीजें जो हैं उनको जबरदस्ती इंप्लीमेंट भी करा गया था। लेकिन वहां अभी ये बात नहीं है। पेट्रोलियम सेक्रेटरी ने स्पष्ट किया है, पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। और मेरा भी अभी मानना है अभी पैनिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत ने लेकिन इसमें एक चीज तनेजा सर, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि अपील के बाद भी आपको लगता है कि सरकार को प्राइस इंक्रीज करना चाहिए? सरकार को टेक्निकली कहें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को प्राइस इंक्रीज करना चाहिए, पूरा बोझ ओएमसीज पे ना पड़े, सरकार को अपनी एक्साइज ड्यूटी कुछ कट करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, हकीकत यह है कि हमको, चूंकि आप बिजनेस चैनल हैं और हम इस बात को अच्छी तरीके जानते हैं, जो हमारी कंपनियां हैं, जो खासतौर से जो सरकारी कंपनियां, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम या प्राइवेट सेक्टर, उनकी जिम्मेदारी क्या है? उनका देश ने उनको मैंडेट क्या दिया है? देश ने मैंडेट दिया है, हम तुम्हारे पीछे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, दुनिया भर में जाओ। क्योंकि हमारे पास अपना तेल नहीं है और 90% लगभग हम आयात करते हैं, और हमारी अर्थव्यवस्था तेल की अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी, उसकी रीढ़ की हड्डी तेल है। तो उनको ये मैंडेट दिया है कि जहां भी दुनिया में जाए तेल लेकर के आए, जिससे तेल की किल्लत जो है वो देश में नहीं होनी चाहिए। और हमने देश में तेल की कोई किल्लत कहीं पे नहीं देखी। जैसे आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, आप इंडोनेशिया में देख रहे हैं, आप बांग्लादेश, भारत में ऐसा नहीं हुआ। वो क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी प्रोटेक्ट करके रखा और सबसे बड़ी भूमिका सरकार की रही और इन कंपनियों की रही। लेकिन
ये बड़ी बड़ी कंपनियां, कोई 120 बिलियन डॉलर की कंपनी है इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, बीपीसीएल भी 60 65 70 बिलियन डॉलर कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी है, सब फॉर्च्यून 500 कंपनी है। अब अगर इनके जो फाइनेंशियल फंडामेंटल्स हैं और इनकी जो जो एक फाइनेंशियल बैकबोन है, अगर वही कमजोर हो जाएगी, और जिसको आपने ये कहा पूरी दुनिया में जाइए, उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिण ध्रुव और तेल लेके आइए, कैसे लेकर के आएंगे, उनकी साख की क्या रहेगी और उनको क्रेडिट कौन देगा? तो इसलिए, और आज की हकीकत यह है, मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये सारी कंपनियां जो हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बीपीसीएल, ये लगभग आईसीयू के बाहर हैं। जिस आईसीयू के बाहर का जो वरांदा होता है, ये वहां पे हैं। अगर हमने इनको जल्दी जो है कुछ नहीं करा, और तो फिर ये तो फिर वेंटिलेटर पे चली जाएगी। क्या वो कंपनियां जिसपे देश की जिम्मेदारी है कि दुनिया भर से तेल लेके आओ, कि और तेल ही दुनिया की हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, अगर वही बीमार हो जाएगी तो क्या होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। टैक्स सरकार देखे टैक्सेस में क्या कर सकती है, और दूसरी तरफ ये कंपनियां जो है, इनको ये, अगर हमको जो इनके जो बर्डन है और इनकी जो फाइनेंशियल हालत खराब हो रही है, बैलेंस शीट खराब हो रही है, फिजिकल हेल्थ नाजुक हो चुकी है, उसको कैसे बचाया जाए? और उसके लिए आवश्यक होगा कैसे बचाना देश आगे प्राइस जो है पेट्रोल की, डीजल की, वो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बढ़ेगी। जो दूसरा कॉमर्शियल कंज्यूमर है, उसके लिए भी बढ़ेगी, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए उसके लिए भी बढ़ेगी। अगर ऐसा नहीं हम करते हैं तो ये कंपनियां बीमार हो जाएंगी, और आपके दर्शक बड़ी आसानी से अंदाज लगा सकते हैं, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, बड़े अंदाज लग सकते हैं, वो कंपनियां जिनके ऊपर आपने इतनी भारी जिम्मेदारी दे रखी है, और इन कंपनियों को compete करना पड़ता है चाइना से, जापान से, तमाम देशों से भारत तेल लाने के लिए, जब वो खुद ही कमजोर हो जाएंगी तो क्या तेल लेकर के आएंगे आपके लिए? क्या तेल लेकर आए? अब बिल्कुल, दरअसल नुकसान होगा तो भरपाई वो अपनी जेब से तो करने है नहीं, घुमा फिरा करके आम जनता के जेब पे ही पड़ना है। तो इसलिए अच्छा है कि हम एहतियातन अभी से ही कदम उठाने शुरू कर दें। हमारे साथ सुनील सोनम साहब हैं, टीम लीज डिजिटल के सीईओ नीतीश शर्मा हैं, और सुमय भट्टाचार्य साहब हैं। आप तीनों लोगों के पास आऊँगा, लेकिन एक सवाल डीके जोशी सर के पास फिर मैं जाना चाहूँगा कि क्रूड ऑयल की बात मैं करूँ तो इससे निपटने के लिए जो पीएम ने कहा कि हमें पेट्रोल डीजल की खपत कम करनी है, जैसा कि तनेजा साहब कह भी रहे थे कि थोड़े से कीमत बढ़ने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर सरकार के पास एक्शनेबल पॉइंट क्या आपको दिख रहा है? क्या एक्साइज ड्यूटी कम करने की गुंजाइश है? इसलिए मैं कह रहा हूं चूंकि सरकार का सीएडी भी बढ़ रहा है। दूसरा कि क्या पेट्रोल डीजल जितना अंडर रिकवरी है उतना तो बढ़ाना काफ़ी मुश्किल होगा, तो आपके हिसाब से प्रैक्टिकल रास्ता क्या है? प्रैक्टिकल रास्ता मेरे हिसाब से ग्रेजुअली प्राइस इंक्रीज किया जाए, एक स्टेप में तो नहीं होगा। और एक्साइज ड्यूटी थोड़ा उन्होंने, सरकार ने कम की थी, जिससे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को रिलीफ भी मिला। और करंट ये ऑयल के में हमने एक ट्रेंड देखा है पिछले कुछ सालों में। यूजुअली ये होता था कि जब कच्चे तेल के दाम गिरते थे तो हमारा ऑयल ट्रेड डेफिसिट कम होता था। पिछले 2 सालों में हम देख रहे हैं कच्चे तेल के दाम गिरे पर हमारा ऑयल ट्रेड डेफिसिट उसके बावजूद भी बढ़ गया। तो उस एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी देख लें, चाहे एज ए टोटल नंबर देख लें, उसका कारण यह है कि हमारे एक्सपोर्ट्स धीमे पड़े हैं, और इंपोर्ट हम, क्योंकि इकोनॉमी बहुत तेजी से रफ्तार से बढ़ रही है, जैसे कि तनेजा साहब ने बताया कि ऑयल ड्रिवन इकोनॉमी है, तो ये इंपोर्ट हमारे बढ़ते जा रहे हैं। तो एक तरह से और जब इसका मतलब यह है कि जब कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो उसका डबल इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारी कंजम्पशन कम नहीं हो रही। तो कंजम्पशन कम करने के लिए थोड़ा सिग्नलिंग प्राइस के थ्रू ही दी जा सकती है। तो मेरा ये मानना है कि तो प्राइस इंक्रीज और ऊपर से करंट अकाउंट जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी, ऑयल ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, तो उसका असर करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी पड़ेगा। पिछले साल 0.8% ऑफ जीडीपी था। हमारा मानना यह है कि अगर ऑयल 90 के आसपास रहता है एवरेज इस फिस्कल ईयर में, उससे फिर अब करंट अकाउंट डेफिसिट 2.2% ऑफ जीडीपी हो जाएगा। अगर ऑयल बढ़ता और तो उससे और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि अभी एक तरह से कंजम्पशन को कंट्रोल करने का भी सिग्नल देना बहुत आवश्यक है इस स्थिति में। हालांकि ये जो प्राइस इंक्रीज की बात है, मेरा मानना है कि अभी हम लोग फाइनेंशियल ईयर के शुरू के 2 महीने हुआ, अप्रैल मई में अभी एंटर कर रहे हैं, 1 महीना ही गुजरा है। अगर ये सारी चीज़ें अच्छा जिस तेज़ी से बढ़ी हैं उतनी तेज़ी से डीएस्केलेट हो जाती हैं और ऑयल की कम कीमतें अगर वाकई काबू में आ जाती हैं, तो फिर हो सकता है कि सेकेंड हाफ में चलकर ये जो शॉक की बात हम लोग कर रहे हैं पूरी इकोनॉमी पे, शायद कुछ हद तक कंपनसेट होता हुआ दिखे, उतना शॉक ना दिखे जितना कि अभी दिख रहा है। हमारे साथ सुनील सोनम साहब हैं जो कि इन्वेस्टर से काफ़ी करीब से जुड़े रहते हैं और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट भी हैं। सुनील सोनम साहब, मान लिया जाए कि ऑयल मार्केट सरकार या फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा देती हैं, सरकार एक्साइज ड्यूटी में थोड़ी बहुत कट भी ले लेती है, तो इंडस्ट्री इससे खुश होगी, इन्वेस्टर इससे खुश होंगे?
नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं ये कहूंगा, मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट प्ले करूंगा इधर, कि कुछ साल पहले जाइए, तब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था और हमें रशिया से सस्ते में तेल मिली थी। क्या पेट्रोल के दाम कटवाए गए थे पंप में? तब बना था प्रॉफिट ना इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, राइट? तब आपने कटवा नहीं दिया क्या? आपको $35 पे मिल रहे थे रशिया से सस्ते में, और रूबल में भी पे करते, डॉलर में नहीं पे करते थे हम। तब आपने पेट्रोल का दाम कटवाया नहीं, तो अब इसको हाइक करेंगे। मैं ये जो मॉरल सुएशन प्राइम मिनिस्टर अपना रहे हैं, वो इसी का सिग्नल है मेरे मन में, कि वो रिटेलर के लिए पेट्रोल का दाम बढ़ने नहीं देंगे। बाकी तरह से वो मुनाफा कमाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि अपने जो टैक्स, इसके पेट्रोल सेस हाई टैक्स पेयर से उठा सकते हैं, कॉर्पोरेट्स के ऊपर पेट्रोल सेस लगा सकते हैं, स्प्रेड द बर्डन ओवर अ लार्जर नंबर ऑफ स्लाइटली वेल टू डू पीपल, नॉट लेट द आम जनता सफर। बिकॉज बेनिफिट तो नहीं दिया, अभी खाली मुसीबत पे वक्त आप ठोक रहे हो उनको। ये पॉलिटिकली इट इज नॉट बी करेक्ट। दिखाइए साथ में, इसका जवाब उन्हीं से लूंगा मैं। श्योर। और मैं वो कहूंगा, वो एक है। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि देखिए, ये खाली पेट्रोल की बात नहीं है, हम शायद आगे बढ़ेंगे तो गोल्ड का मोर सीरियस मामला है देन पेट्रोल, बिकॉज अल्टीमेटली डीजल एंड पेट्रोल इंजन ऑफ द इकोनॉमी है। इकोनॉमिक बढ़ रही तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, बट गोल्ड इज एन अनप्रोडक्टिव एसेट, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने दोनों की बात की है, मैं समझता हूं कि गोल्ड के ऊपर शायद चल कर आऊंगा। हाँ। ठीक है, मगर मेरा मानना है कि जितना कम असर रिटेलर पे पड़े, उतना कोशिश रहेगी गवर्नमेंट की, और ज्यादा कॉर्पोरेट्स के ऊपर, हाई इनकम पीपल के ऊपर वो बर्डन को स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे। और शायद ऑयल बॉन्ड्स इशू करके, जैसे पहले किया गया था, वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बेल आउट करेगी विद लॉन्ग टर्म फंडिंग। ठीक है, समझ गया मैं। जरा ये वाला जो आपने मुद्दा उठाया, बड़ा बहुत लोगों ने ये सवाल सोशल मीडिया पे पूछा था, नरेंद्र तनेजा साहब, कि जब कच्चे तेल की कीमतें काफ़ी कम थी, तब तो आपने कीमत घटाने दिया नहीं पेट्रोल डीजल का, तब आपने उसी कीमत पर बरकरार रखा। अब कीमतें बढ़ रही हैं तो फिर जनता को क्यों पनिश करना? नहीं, देखिए, बिल्कुल वैलिड सवाल है। ये सवाल मेरे दिमाग में भी आता है, खासतौर से जब जो है तेल बहुत सस्ता हो गया था, तो सरकार ने जो एक्साइज उसको बढ़ा दिया था, जो एक्साइज पर टैक्स है उसको भी बढ़ाया गया था। उस समय दुविधा ये होती है कि जितना तेल सस्ता हुआ था, अगर उतना ही आप पूरा पास ऑन कर देंगे, हालांकि करना चाहिए क्योंकि डी कंट्रोल कमोडिटीज हैं दोनों, पेट्रोल डीजल, लेकिन उस समय ये रहता है कि कहीं ज्यादा उसका जो है मिसयूज ना हो या वेस्ट ना हो, वो भी भारत को देखना पड़ता है। मुझे लगता है क्योंकि हमको ये देखना होता है कि जो बीच का बैलेंस लेकर के चलना पड़ेगा। और दूसरा ये जो बात है मेरे को पैनलिस्ट ने कही कि रशिया से बहुत सस्ता तेल $35 पे तो नहीं आया था, लेकिन शुरू शुरू में 2 महीने जो डिस्काउंट था वो $18 पर बैरल मिला था, सिर्फ 2 महीने के लिए, और वो 2 बड़े इंपोर्टर्स को मिला, वो सबको, हाँ, सबको नहीं मिला था। आज हकीकत यह है कि जो रशिया से आज हम तेल खरीद रहे हैं, वो प्राइस जो आपको स्क्रीन पे दिखती है सीएनबीसी आवाज की, कि ऑयल जो है वो $110 हो गया, और रशिया के तेल पे भी आज हमको प्रीमियम देना पड़ रहा है, वो भी हमको महंगा मिल रहा है। जो सस्ते, आज की तारीख में जो भी स्क्रीन पे आपको कीमत दिख रही है, जो कि कच्चे तेल की कीमत ही है, दरअसल जो इंडियन बास्केट की प्राइस है वो उससे ज्यादा है। सिर्फ चाइना को वो सस्ता पड़ रहा है, जापान को भी महंगा पड़ रहा है, जापान की जो बास्केट प्राइस है वो भी ज्यादा है। और दूसरी बात ये है कि आज जो तेल हमारा हम लेकर के आ रहे हैं, वो डिफरेंट ज्योग्राफी से ला रहे हैं, जहां शिपिंग टाइम जो है 52 दिन से लेकर के 62 दिन है, 62 दिन। और रशिया भी जब कहता है कि आपने तेल लेना है तो आप हमारे यहाँ से खुद ही उठाइए, और रशिया से तेल यहाँ लाने के लिए लगभग जो है 50 दिन का समय लगता है। अगर आप यूएलसीसी से ला रहे हैं, अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर, पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ता है, तो शिपिंग टाइम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो अच्छा, दूसरा जहां तक ये बात है कंपनी, जो हमारे देश भारत जो है पूरी दुनिया के अंदर जो तेल की डिमांड है, जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है, इंडिया इज ड्राइविंग दैट। हमारे यहाँ जो तेल की खपत है वो 3 से लेकर के 4% पर एनम बढ़ रही है। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए, मैं पूरी तरह सहमत हूं मेरे को पैनलिस्ट के साथ, कि हमको जो वनरेबल सेक्शन है उसको प्रोटेक्ट करना है किसी भी तरीके से, बहुत जरूरी है। लेकिन हमें ये भी साथ में ध्यान रखना है कि जो ज्यादा कंजम्पशन तेल का होता है वो वनरेबल सेक्शन की तरफ से बहुत कम है। वो ज्यादातर जो है, जो आप डीजल डीजल होता है जो इंडस्ट्रियल यूज जिसमें शामिल है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। सरकार को टैक्सेस जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से तो राशनलाइज करने पड़ेंगे, और राज्यों को भी करने पड़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो उसका जो बर्डन है, क्योंकि जो
वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर पे आएगा, चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये जो कंपनियां, हम कहते हैं कि भाई मैं कोई उनकी कंपनियों का यहाँ रिप्रेजेंटेटिव होकर नहीं बैठा हूं, इन कंपनियों की बैलेंस शीट और आज इनके पास कितना पैसा है और इनकी तुलना जो चाइना की कंपनीज है जो आज से 25 साल पहले इनसे छोटी थी, एक दफे वो कंपैरिजन गूगल पे जाके कर लीजिए, आपको तमाम प्रश्नों का जो जवाब सवाल करें जवाब मिल जाएगा। इतने बड़ा कंपनियां, 120 बिलियन डॉलर जिसका रेवेन्यू है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल उठा करके बैलेंस शीट देखिए, इतनी कमजोर है कि देख करके शर्म आती है। और इनकी तुलना आप करिए फिर चाइना से, तो आपको समझ में आएगा क्यों जरूरी है ये कंपनियां जो हैं भारत के हित में, राष्ट्र हित में, आम उपभोक्ता के हित में और गरीब उपभोक्ता के हित में कंपनियों का स्वास्थ्य भी ठीक और यही सुनील स्वर्णिम साहब हैं, शायद ये भी नहीं चाहते हैं कि कोई आदमी इन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में अपना पैसा लगाए। उसकी हालत कितनी खराब है वो सुनील साहब अच्छे से जानते हैं। मैं अब बाकी इस डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। नीतीश शर्मा, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन एक संक्षिप्त कमेंट में शुभमय भट्टाचार्य आपसे लेता हूँ कि ऐसे हालात में पेट्रोल डीजल, एक समय था पेट्रोल डीजल बढ़ना बहुत ही 2-2 रुपए बढ़ते थे तो बहुत बड़ी हेडलाइन बनती थी, लेकिन अब यहाँ तो 100 रुपए के अंडर रिकवरी दिख रही है, पेट्रोल पर 18-20 रुपए के अंडर रिकवरी दिख रही है। तो उसको तो एक झटके में मैनेज कर पाना तो बहुत मुश्किल होगा। कुछ ना कुछ 20 का रास्ता अपनाना ही होगा। और प्रधानमंत्री की अपील दरअसल लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा है क्या? मोरलेस आप भी जानते हैं लक्ष्मण जी कि प्राइसेस बढ़ेंगे, एक ही बारी में नहीं, तो वो ग्रेजुअली कुछ राइज जो होंगे उसके लिए गवर्नमेंट मोरलेस जिसे कहते हैं स्टेट ऑफ प्ले कर रहे हैं। जैसे आपने कोविड में भी देखा था कि पहले लॉकडाउन से पहले जनता कर्फ्यू वगैरह करके मोरलेस लोगों को एक्नॉलेज किया गया था कि करना पड़ेगा। उसी तरह से पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो मैं डेफिनेटली वही मानता हूँ। हालांकि जो वर्क फ्रॉम होम वाला चीज है ये प्रोबब्ली वाज नॉट अ ग्रेट आइडिया टू से, बट गोल्ड में इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है। आप देखेंगे, आप इनफैक्ट आप के वहीं पे डेटा आया था कि इंडियन का जो गोल्ड बाइंग हैबिट है फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोबब्ली इट्स चेंजिंग। This last quarter, Indians bought more bullion than ornaments for the first time. So Indian investment in gold में काफी बदलाव शायद आ रहा है, और ये I think it's an very interesting phase change. पूरे वर्ल्ड का गोल्ड मार्केट में ये एक बहुत बड़ा बदलाव का इम्पैक्ट होगा। तीसरा चीज है कि फॉरेन एक्सचेंज का ऊपर प्रेशर डेफिनेटली इस साल है, और इसके लिए आई थिंक नॉट जस्ट ऑयल वगैरह बट गवर्नमेंट शायद प्रॉब्ली एक रिवाइज बजट वगैरह भी लेकर आएंगे इस साल के शायद अराउंड जून जुलाई में इसको पूरा हैंडल करने के लिए। काफी सेक्टर में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस का मुझे लगता है उम्मीद है, कटिंग डाउन ऑन एक्सपेंसेस बहुत सारे सेक्टर्स में, जो खासकर जो स्लैक जो कंपनी में आ गया, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आ गया था, उसको काफी कटिंग का आई एम ऑलमोस्ट सर्टेन कि ये प्रेशर बहुत सारे मेजर्स अनाउंस होने वाले हैं। जी, बहुत सारे मेजर अनाउंस होने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपने कहा, इस समय टीम लिस्ट डिजिटल के सीईओ नीतीश शर्मा हमारे साथ हैं, कि ये वर्क फ्रॉम होम जो है बहुत ही ग्रेट आइडिया नहीं है। पहला रिएक्शन आपका नीतीश शर्मा। देखिए, पहले भी हम कर चुके हैं 2-2.5 साल वर्क फ्रॉम होम। उस टाइम प्रोडक्टिविटी के मैट्रिक्स अलग थे। अभी काफी पुश करके कंपनीज एम्प्लॉयज को 3 दिन कम से कम ऑफिस लेकर आ रहे हैं। वापस उसको रोल बैक करना अगर आवश्यकता है तो ऑब्वियसली करना चाहिए फॉर द नेशन, बट हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो काम कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम, खाली 10 से 15% व्हाइट कॉलर या जैसे हम नॉलेज वर्कर्स जिसे कहते हैं सेगमेंट है, वही कर सकता है। जो ग्रे कॉलर है, ब्लू कॉलर है, जो लॉजिस्टिक्स में, मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, रिटेल में काम करते हैं, वो वर्क फ्रॉम होम वैसे भी नहीं कर पाएंगे। तो हम अगर मूवमेंट भी करेंगे तो सिर्फ 10-12-15% एम्प्लॉयज का होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो करना चाहिए BBS अगर जरूरत पड़ी तो, पर इम्पैक्ट खाली वो 10 से 12% एम्प्लॉयज का होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा इस बारे में। नहीं, ये 10 से 12% ही क्यों होगा? क्या इसके पीछे वजह यह है कि वर्क फ्रॉम होम करने से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, या फिर कंपनियां वर्क फ्रॉम होम के लिए अपने आप को बहुत तैयार करके नहीं रखी है, जो काम करने का तौर तरीका है?
देखिए, हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो वर्कफोर्स है, खाली 10 से 12-15% है जो ऑफिस में बैठ के लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स के सामने काम करता है। जो डिजिटल इकोनॉमी जो हम बात करते हैं, हम व्हाइट कॉलर या नॉलेज वर्कर्स की जो बात करते हैं। बाकी जो हमारा वर्कफोर्स है, अगर हम गिग वर्कर्स की बात करें, जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, या हम अगर कंटेंट क्रिएटर्स की बात करें, हर एक चीज रिमोटली नहीं हो पाती है। अगर आप फैक्ट्री वर्कर्स देखें, हम फैक्ट्री वर्कर्स को तो हम वर्क फ्रॉम होम नहीं दे सकते हैं, राइट? और या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो भी वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पाएंगे। सो वो जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा है हमारे नेशन में। 65 टू 75% एक्चुअली वो वर्कफोर्स है जो रोज ऑफिस आके या उनके वर्क प्लेसेस में आके उन्हें काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और अगर वो हम नहीं करेंगे तो जैसे कोविड में इम्पैक्ट हुआ था एम्प्लॉयमेंट का, और जैसे इनकम की प्रॉब्लम आई थी, वो प्रॉब्लम फिर आ सकती है। एंड वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट दैट लूप अगेन। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा स्थिति है। लेकिन एक चीज़ नीतीश शर्मा आपसे पूछ लूँ, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, कि बहुत सारी कंपनियां, खासतौर से आईटी सेक्टर की कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत कर दी थी, लेकिन धीरे धीरे लगा कि नहीं, वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है या फिर मॉनिटर नहीं कर पा रही हैं, तो वापस से उनको बुलाना शुरू कर दिया गया कि नहीं, आप आइए ऑफिस में आके ये काम करिए। और कई लोगों ने मना भी कर दिया कि नहीं, अब हम नहीं आएंगे, हम तो वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे। तो ये खतरा तो नहीं इंडस्ट्री को फिर से सता रहा है? देखिए, जब कोविड के टाइम पे हम सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, हमारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, हम अपने घर के बाहर जा भी नहीं पा रहे थे, तो हम पूरे टाइम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने काम करते थे, तो हमारी प्रोडक्टिविटी 100% से ज्यादा थी। अभी अगर हम घर पे रहते हैं तो ऑब्वियसली बहुत अलग दूसरे डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, और शॉपिंग ऑर्गेनाइजेशंस मॉल को चले जाएंगे, मूवी देखने चले जाएंगे। आप वर्क फ्रॉम एनीवेयर कर सकते हैं, विच इज एक्चुअली नॉट अ बैड आइडिया, आप कर भी सकते हैं वो, लेकिन प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। और जो कोलैबोरेटिव वर्क है, एक साथ में आके जो टीम वर्क है, वो सब रिमोटली नहीं हो पाएगा आफ्टर अ पॉइंट। इसीलिए कंपनीज, आईटी कंपनीज लोगों को वापस आने को कह रही है, और ये नहीं कह रही कि आप 5 दिन आओ, कह रही है 2 दिन आ जाओ, 3 दिन आ जाओ, कभी कोलैबोरेटिव काम तो करने की जरूरत पड़ती है हमें। सो दैट्स रियली द रीजन। दरअसल वर्क फ्रॉम होम का मुझे एक दूसरा इम्पैक्ट दिखता है, डीके जोशी सर, अलग अलग इंडस्ट्री पे, मैं उस पे आऊंगा, लेकिन शुभमय को जोड़ना चाह रहे थे। शुभमय। लक्ष्मण जी, मेरा ये कहना है कि यूएस ईरान वॉर जैसे ही शुरू हुआ, रास्ते पे स्ट्रीट फूड प्रोड्यूस करने वाले जो लोग थे, उनके ऊपर एलपीजी के डिसलोकेशन से काफी इम्पैक्ट आया था। वो सरकार ने काफी हद तक रिजॉल्व कर दिए, पर एक इम्पैक्ट जरूर आया था जिसका हम आपने काफी चर्चा किया था। वर्क फ्रॉम होम अगेन, फ्यूल का शॉर्टेज, ट्रांसपोर्ट, टैक्सी सर्विसेज, एंटायर लोअर क्लास जो डिपेंड करते हैं ट्रैवलिंग के ऊपर से, उनका एज अ बिजनेस, टैक्सी, रैपिड, ये मोटरसाइकिल्स वाला, इन सब के लिए दिस इज अ वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज। मैंने इसलिए कहा कि वर्क फ्रॉम होम कैन एक्चुअली, इसका इम्पैक्ट कैन बी वेरी बैड फॉर इन लोगों के लिए। और इस चीज को इसलिए मैं कह रहा था कि इट प्रोबब्ली समथिंग दैट मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये इसका इम्पैक्ट उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिलीटरेस होगा। जी। डीके जोशी सर, मैं वर्क फ्रॉम होम का दूसरा एस्पेक्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वर्क फ्रॉम होम मान लिया कर दिया जाए, जैसा कि नीति बता भी रही थी कि कोविड के टाइम में था कि लोग घर में बंद रहते थे, तो मजबूरन आपको कुछ ना कुछ लैपटॉप पे करते रहना है, काम करते रहना है। घर में भी कुछ काम नहीं है तो आप ऑफिस से काम करते रहिए। अभी तो आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, कभी मॉल जा रहे हैं, कभी दुकान जा रहे हैं, कभी मूवी देखने जा रहे हैं, वर्क फ्रॉम हो या फिर वर्क फ्रॉम एनीवेयर कर रहे हैं। लेकिन दूसरा इसका असर पड़ता है कि इसके दूसरे इकोनॉमी के दूसरे एस्पेक्ट पे, इंडस्ट्री के दूसरे एस्पेक्ट पर असर पड़ेगा। लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो जो कैब एग्रीगेटर हैं उनके रोजगार पर असर पड़ेगा, जो छोटे छोटे एमएसएमईज हैं उन पे असर पड़ेगा, जो जैसे कि फूड डिलीवरी वाले ऐप हैं उन पे असर पड़ेगा, क्योंकि लोग घर में रहेंगे। तो इन सब चीज़ों का आकलन किया जाता है क्या जब वर्क फ्रॉम होम पिछली बार हुआ था? तो उस समय तो मजबूरी थी, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, कहाँ से ऑफिस जाके तो काम करना बहुत ही मुश्किल था। सिर्फ मेरे ख्याल गवर्नमेंट ऑफिशियल जा रहे थे ऑफिस, और कुछ और एसेंशियल सर्विसेज वाले जा रहे थे। मैं नीति जी से पूरी तरह सहमत हूँ कि अभी भी हाइब्रिड मॉडल चल रहा है। तो हाइब्रिड मॉडल नॉलेज सेक्टर में तो अभी भी 3 दिन 3:2 इस मोड पे चल रहा है, और काफी कंपनीज कर भी रही हैं। इसको थोड़ा सा और कंपनीज ओपन अप हो जाएंगे इस मॉडल के लिए। जहां तक बाकी और एक्टिविटीज का सवाल है, उनमें वर्क फ्रॉम होम करना मुश्किल होगा, बट कंजर्व करने के लिए और भी कई चीजें की जा सकती हैं। जैसे उन्होंने ये भी कहा कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप थोड़ा
पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाएं जिसमें वेस्टेज कम होती है। एक गाड़ी में एक आदमी जा रहा है ऑफिस, तो ऑब्वियसली आई थिंक इट्स अ ह्यूज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। और ये मैं तो रोज ही देखता हूँ ऑफिस जाते समय एक गाड़ी में एक या दो लोग से ज्यादा नहीं बैठे होते। तो ये हमारा मतलब बहुत ही अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द मशीनरी है, जो आपकी ट्रांसपोर्ट मशीनरी। तो ये आई थिंक ये सब चीजें इकोनॉमी में हमेशा, इकोनॉमिक्स में ट्रेड ऑफ होता है। आप एक चीज करते हैं तो दूसरा कहीं आपको नुकसान होता है। तो एक बैलेंस साधने की इसमें आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि हाइब्रिड मॉडल थोड़ा सा और पिकअप करेगा अगर ये स्थिति जारी रहती है। हालांकि इसमें एक चीज़ और है कि जो कारपूल करने की बात की जाती है, लेकिन हम लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उतना ज़्यादा मजबूत भी नहीं किया कि लोग गाड़ी छोड़ करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। आप सुबह के टाइम में देखें तो दिल्ली में किसी भी मेट्रो में ऑफिस आवर में आपको बैठने की जगह तो छोड़ दीजिए, खड़े होने की जगह नहीं मिलती। मेट्रो स्टेशन के सामने लंबी लंबी लाइनें लगी रह जाती हैं। तो लोग कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें? बसों की स्थिति भी आपकी वैसी ही है। तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम लोग कोविड के टाइम में हो या फिर ऐसे ईरान वॉर के टाइम में अचानक से तो इम्प्रूव कर नहीं सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। क्यों तनेजा साहब, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना अपनी गाड़ियों को छोड़ करके? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो प्रधानमंत्री ने बातचीत करी है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स या इनिशिएटिव या ऐसा तो कुछ अभी इंट्रोड्यूस नहीं करा गया है। कुल मिलाकर के जिसे बोलना चाहिए कि देश के साथ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करी गई है। और मुझे जो मेरी रीडिंग है, और कहीं ना कहीं तैयार करा गया है कि भाई ठीक है, देखिए अगर ऐसा होता है तो आगे क्या हमको देखना पड़ेगा। अब जहां तक वर्क फ्रॉम होम है, मैं देखता हूँ, मुझे बाकी शहरों को तो पता नहीं, मैं दिल्ली में देखता हूँ, आप जिस कैफे में जाइए 80% लोग वहाँ क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर्स और बाकी लोग काम कर रहे होते हैं। तो 80% वही लोग होते हैं उसके अंदर, और कई तो ऐसे हैं जो सुबह जाके शाम को वहां से निकलते हैं। तो बहुत सारी सवाल उठते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें, जो मेरा अपना आकलन है कि ये कि बहुत हमारे यहाँ ऑयल वेस्ट होता है या उसको और कंजर्व करना चाहिए, ये बहुत ही छोटा सा परसेंटेज है जिस पे ये अप्लाई होगा। क्योंकि हमारे देश के अंदर जो है, कौन आम आदमी के लिए तेल इतना महंगा है या एलपीजी इतनी महंगी है या बिजली इतनी महंगी है, वो वैसे ही उसको वेस्ट नहीं करता। मेजोरिटी ये वो लोग जो वेस्ट करते हैं रेड लाइट पे एसयूवी चल रहे, कि उनका परसेंटेज क्या है? 1% से वो कम है। और दूसरी बात कि टेक्नोलॉजी जो है उसकी एक अपनी रफ्तार है, उसका एक अपना मूड है, उसकी अपनी संस्कृति है, एक दिशा से आगे हम उसको करते। लेकिन यहाँ जो अहम बात सबसे जरूरी है लक्ष्मण, वो ये ध्यान देने की है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये जो संकट हम देख रहे हैं या जो क्राइसिस हम गल्फ को लेकर के देख रहे हैं, ऐसे ये कोई बहुत निरंतर ये यूक्रेन की तरह चलने वाली है, मुझे ऐसा लगता नहीं है। अमेरिका बिल्कुल बेचैन है, डेस्परेट है कि कोई सोल्यूशन मिलना चाहिए। और ईरान को भी समझ में आ रहा है कि एक मौका है जिसमें युद्ध को रोका जाए, तो वहां पे जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है वो मजबूत होंगे। और वो ईरान जो इस ईरान जो अमेरिका चाहता था खत्म हो जाए, वो दरअसल और बड़ा ताकतवर होकर निकलेगा। तो जिसको वो खत्म करने आए थे उसी को वो मजबूत करके जा रहे हैं। तो ईरान को लगता है ये तो एक अपॉर्चुनिटी है उनके। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के वो तो बोलना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई यूक्रेन बनने वाला है कि सालों साल ऐसा चलने वाला है। अमेरिका डेस्परेट है, ईरान डेस्परेट है, सऊदी अरब, यूएई, सब मैं लोग। इसको इस तरह से देख रहा था तनेजा सर, मैं इसको इस तरीके से देख रहा था कि ये एक जैसा संकट आपके पास आया है, भले ये संकट थोड़े समय के लिए है, लेकिन आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने का एक मौका दे रहा है, आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे शिफ्ट होने का एक बेहतर मौका दे रहा है, जिस पर हम धीरे धीरे चल रहे थे। अब बहुत तेज़ी से आपको बढ़ना है, रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना। हालांकि इन सब करके भी हम पूरी तरह से कच्चे तेल पर निर्भरता कम नहीं कर देंगे। आपने ही मुझे मेरे शो में मुझे याद आपने कहा था कि पूरी इकोनॉमी का 90% हिस्सा, इंडस्ट्री का हिस्सा कच्चे तेल पर चल रहा होता है। आप पूरी तरह हटा तो नहीं सकते हैं, हाँ कुछ हद तक निर्भरता कम। हाँ नहीं, जो सबसे अहम चीज है, ये जो क्राइसिस आए हैं, ये हमारे लिए जो सबसे बड़ा सबक देके जा रही है, वो ये कि हमने 2010 तक पेट्रोल को डीकंट्रोल कर दिया था कानूनी रूप से, और जुलाई 2014 में डीजल को डीकंट्रोल किया। तो मेरा ये मानना है कि ये कंपनियां आज बीमार इसलिए हैं, आप इनको ऑटोनॉमी दीजिए, इनको स्वायत्तता दीजिए। सरकार इसको पीछे से चलाती है, वो बैकसीट ड्राइविंग को बंद करिए। ये कंपनियां सक्षम हैं, या टैलेंट की कोई सरकार को सरकार में भी तो रहना है, सरकार को सरकार में भी तो रहना है। लक्ष्मण जी, अगर सरकार में रहना है तो प्रश्न इस बात का है, फिर जो डीकंट्रोल्ड
डीरेगुलेट जो करा गया था, कैबिनेट के डिसीजन थे, उसकी फिर डिक्शनरी पर परिभाषा बदल दीजिए। तो इसलिए इनको ऑटोनॉमी दीजिए, और इनके जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं उनको जो जो वो सैलरी डिजर्व करते हैं वो दीजिए, जिससे कि टैलेंट वहां आए। देखिए, मैं आपको लक्ष्मण उदाहरण दे रहा हूँ, 25 साल पहले साइनोपैक, सीएनओसी, पेट्रो चाइना, ये चाइना की कंपनियां हैं। आज ये 500-600 बिलियन डॉलर कंपनियां बन गई हैं, और चाइना के पास 1.2 बिलियन बैरल्स के रिजर्व है। इन्हीं कंपनियों ने बनाए हैं, सरकार ने नहीं बनाए। इनको ऑटोनॉमी दीजिए। जहां तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो उसमें तो इन्वेस्ट और करना ही चाहिए, लेकिन साथ में ये भी आवश्यक हो जाता है कि साथ में ये आवश्यक होता है कि जो एनर्जी ट्रांजिशन या रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो फॉसिल फ्यूल को सप्लीमेंट करेगी, रिप्लेस नहीं करेगी। अगर हमारी सोच में ये कि बिल्कुल 100% सारी प्लानिंग ही गलत हो जाएगी। बिल्कुल, एथेनॉल पे पूरी की पूरी गाड़ी नहीं चल सकती, मुश्किल होगा, उसको पेट्रोल में मिलाना होगा टाइप से मामला है। ऐसा करते हैं सुनील सर और डीके जोशी साहब आपके पास। हाँ, डीके जोशी सर, सुनील सर आपके पास आऊँगा, लेकिन एक सवाल नीतीश शर्मा आपसे मैं, चूंकि हम लोग शुरुआत किए थे वर्क फ्रॉम होम को लेकर के, तो कितना वायबल है कितना वायबल नहीं इस पर मैं चर्चा तो कर लिया, लेकिन कानूनी तौर पे आपको लगता है कुछ चीज़ों में बदलाव करने की ज़रूरत है ताकि कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दे सकें? देखिए, कानूनी तौर पे ऐसे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। सब कंपनीज की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं। उन्होंने पहले से भी डिसाइड किया था कि कौन सा रोल कर सकता है वर्क फ्रॉम होम, कौन सा नहीं कर सकता है। काफी हद तक महिलाओं को ये ऑप्शन दिया गया था कि ठीक है, आप 1 दिन आइए, आप 2 दिन आइए, आप 3 दिन मत आइए। तो धीरे धीरे आई थिंक स्टैगर कर रहे हैं। अगर महिलाओं को और ऑप्शन दे दिए इवन पॉलिसी के हिसाब से, तो जो टैलेंट पूल है वो हमारा और ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा। क्योंकि जब कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम हुआ था, उस टाइम हमें देखा गया था कि जो वुमेन पार्टिसिपेशन था वो बढ़ रहा था धीरे धीरे, क्योंकि रिमोटली कोई काम कर रहा है, कोई अपने घर संभाल के काम कर रहा है, पार्ट टाइम कर रहा है, फुल टाइम कर रहा है। तो एक तरीके से ये होता है कि क्या हम अपना टैलेंट पूल बढ़ा सकते हैं, क्या हम और लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं वर्क फ्रॉम होम करने से? एब्सोल्युटली। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये सब करने के बाद भी सिर्फ वो 10-15% ही जॉब्स पे इम्पैक्ट होगा। बाकी जो 60-70% है जो फील्ड पे काम करते हैं, उसमें इम्पैक्ट नहीं होगा। तो पॉलिसी यस, अगर हम वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी बनाए कि महिलाओं को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, या जो ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, जो रिमोट लोकेशंस में रहते हैं, उनको हम कैसे सपोर्ट कर पाए, आई थिंक वो पॉलिसीज कंपनीज मोर और लेस मैनेज कर ही रही हैं। बट ये है कि क्या हम रिटेलर को वर्क फ्रॉम होम दे सकते हैं? हम नहीं दे सकते हैं। हम मैन्युफैक्चरर को वर्क फ्रॉम बिल्कुल, हर वर्क फोर्स को तो आप दे नहीं सकते वर्क फ्रॉम होम। जो भी 10-15% भी दे दे, कुछ भी कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो वही स्थिति अभी जो संकट है, जहां डेली 100 से ज़्यादा जहाज आया करते थे कच्चा तेल लेकर के, मुश्किल से 1-2 गुजरते हैं तो वही खबर बन जाती है। तो जब इतना संकट हो तो चलो 10-15% ही सही, वो भी तो ना निकले घर से, कोशिश यही है। लेकिन एक और मुद्दा है, वो है आपको गोल्ड को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही, गोल्ड कि लोग गोल्ड खरीदना कैसे बंद कर देंगे। शादी ब्याह में गोल्ड नहीं देंगे तो मैं तो कई सारे व्हाट्सएप जोक भी देख रहा था कि शादियां टूट गई भाई, हम गोल्ड नहीं देने का फैसला ले रहे हैं। तो ऐसे ऐसी स्थिति है, तो क्या गोल्ड नहीं खरीदने वाली अपील जनता मानेगी क्या, और वो कितनी ज़रूरत है, गोल्ड से वाकई कितना नुकसान हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत। हम लोग चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील की है, उस अपील को लागू कर पाना कितना संभव है, उससे कितनी ज़्यादा राहत यहाँ पे मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण अपील में से एक बात जो काफ़ी चर्चा में है, वो है गोल्ड को लेकर के। हमारे साथ नीति शर्मा बनी हुए हैं, टीम लिस्ट की CEO हैं। नीति, एक सवाल आपसे पूछूँ, फिर मैं इकोनॉमिस्ट के पास जाऊँगा, चूँकि ये गोल्ड जो है वुमेन के दिल के काफ़ी करीब होता है। आपको लगता है लोग गोल्ड खरीदना बंद कर देंगे शादी ब्याह वगैरह में? देखिए, जब जरूरत होगी तो कोई लेगा ही लेगा। जैसे शादी ब्याह का मामला है, तो वहां पे तो इंडियन ट्रेडिशन होता है कि आप गोल्ड देते हैं लड़कियों को, राइट? तो आई डोंट थिंक वो बंद होगा। मे बी इस अपील के कारण लोग सोचने लगेंगे कि जब आवश्यकता है तभी लो, जब आवश्यकता नहीं है तब मत लो। मेरे ख्याल से वो एक चेंज श्योरली आ जाएगा। मेरे ख्याल से तो वही एक बिल्कुल, मुझे भी याद आ रहा है कोविड का समय है। कोविड के समय प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी थाली बजाइए, तो सबको पता था कि थाली बजाने से कोविड छूटने वाला नहीं है, लेकिन अपील का इतना असर पड़ा कि लोग शाम में थालियां बजाना शुरू कर दिए थे। तो डीके जोशी साहब,
आपको लगता है कि ये अपील, जैसा कि अभी नीतीश शर्मा कह भी रहे थे कि ट्रेडिशन रहा है इंडिया का, सालों वर्षों पुराना ट्रेडिशन रहा है, उस ट्रेडिशन पे कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की 1 साल के लिए गोल्ड खरीदना बंद कर ली, मतलब स्थिति वाकई गोल्ड की वजह से इतना ज़्यादा नुकसान इकोनॉमी को हो रहा है क्या? नहीं, गोल्ड देखिए हुआ क्या है कि पिछले साल अगर आप देखें गोल्ड के दाम एबनॉर्मली बढ़े हैं बहुत तेजी से, और गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह भी उभर के आया है। तो इस वजह से गोल्ड इंपोर्ट्स इन डॉलर टर्म्स बहुत ज्यादा, रूपी टर्म में खासकर रुपया भी कमजोर हो रहा था, तो बहुत ज्यादा वो वॉल्यूम उसका बढ़ गया था इंपोर्ट्स का इन रूपी टर्म्स। नहीं, रूपी टर्म में बढ़ा था, वॉल्यूम टर्म में गोल्ड का इंपोर्ट गिरा है। हाँ, तो अभी क्या है, मुझे ये लगता है अब गोल्ड के दाम थोड़ा नीचे आए हैं और शायद नीचे ही रहेंगे फिलहाल। तो उस वजह से वैसे भी थोड़ा सा इंपोर्ट्स पे असर पड़ेगा। और जहां तक ये है कि फजूल खर्ची सोने को लेकर ना करें आप, और मतलब थोड़ा जहां पे जरूरी है वहां तो इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन, तो लोग तो इसको इस्तेमाल करेंगे, पर थोड़ी अमाउंट में करें। मतलब इसमें तो आप जानते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा शादी के टाइम पे या जो भी मैरिज सीजन होता है उस समय डिमांड बढ़ती है, फिर बाद में कम होती है, तो ये एक तरह से फ्लक्चुएशन चलता रहता है। मोटे तौर पे ये है कि इस साल गोल्ड उतना बड़ा इशू नहीं होगा इंपोर्ट के लिए जितना पिछले साल था। जबकि वो बहुत बड़ा इशू है इस साल, पिछले साल नहीं था। पिछले साल नहीं था। सुनील सोनम साहब, गोल्ड वाकई चिंताजनक है। बिल्कुल, मेरा मानना है कि देखिए, एज ए इन्वेस्टमेंट डिमांड ईटीएफ का 2024 में खाली 9,000 करोड़ था, अब 65,000 करोड़ है ईटीएफ का ईओ। 7 गुना आपको इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड बढ़ चुका है। हर ईटीएफ को एक्चुअल फिजिकल गोल्ड खरीदनी पड़ती है। सेकंड बात क्या है कि गोल्ड अनप्रोडक्टिव असेट है, वो कोई इंडस्ट्रियल यूज में या किसी में आके इकोनॉमी की जीडीपी को नहीं बढ़ रही है। यस, ज्वेलरी शॉप्स में कुछ काम करते हैं, कारीगर काम करते हैं, मानते हैं, मगर जो इन्वेस्टमेंट के तरीके से गोल्ड खरीदे उधर कुछ नहीं होता है। ना ही टाइटन को कोई बेनिफिट होता है, ना ही कारीगर को बेनिफिट होता है। तो ये अनप्रोडक्टिव यूज ऑफ नेशंस स्कैर्स रिसोर्स है, क्योंकि डॉलर वीकनिंग का, रुपी का वीकनिंग में गोल्ड का हाथ है। दुनिया की करीबन 25 से 30% गोल्ड इंडिया में खरीदारी होती है, और ज्वेलरी का उसमें 30 से थोड़ा ज्यादा है। यस, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं, थोड़ी डिमांड घटी है, ऑटोमेटिकली पीपल सिल्वर के ऊपर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, गोल्ड से हटकर, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। मगर गोल्ड के ऊपर मेरा मानना है कि गवर्नमेंट कुछ सख्त कार्रवाई, जैसे गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकती है, ऐसा कुछ, ताकि गोल्ड का प्राइस डोमेस्टिकली और बढ़े और डिमांड घटे। बिकॉज देश के लिए कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं आता है गोल्ड को खरीद के। इन्वेस्टमेंट के तौर पर गोल्ड एज एन ऑप्शन, राइट, इन्वेस्टर्स को बेनिफिट है, मगर देश की तरक्की के लिए, जीडीपी के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। इनफैक्ट नुकसान पहुंचता है बिकॉज ऑफ द करेंसी वीकनिंग, बिकॉज ऑफ गोल्ड। तो मेरा मानना है कि गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्रोल और डीजल का तो इंडस्ट्रियल यूज है, इकोनॉमी की बढ़त में उसका काम है, बट नॉट गोल्ड। तो मेरा मानना है कि वाइल मैसेजिंग के तौर पर उन्होंने ज्वेलरी की बात उठाई है, राइट, एज प्रधानमंत्री की स्टाइल है वो, मगर प्रैक्टिकली देखें तो मेरा मानना है कि शायद गोल्ड के ऊपर कुछ ना कुछ एक एक्चुअल कार्रवाई ला सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। किस तरह से लाएंगे पता नहीं, बट वो एक सॉफ्ट टारगेट होगा उनके लिए, क्योंकि आम जनता के लिए इट इज नॉट क्या बोलते हैं कि इट्स नॉट, पेट्रोल में बढ़ेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे लोग, गोल्ड में कुछ करेंगे तो उसके दाम शॉर्ट टर्म में बढ़ेंगे बिकॉज ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, बट उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली घटेगी। बिल्कुल, दरअसल गोल्ड में क्या है, आपने बिल्कुल सही कहा, ये गोल्ड 700 से 800 टन सालाना खपत है, और मुश्किल से 1-2 टन हम लोग भारत से निकालते हैं, बाकी सब इंपोर्ट करते हैं। अब इंपोर्ट करते हैं तो क्या है कि डॉलर देना पड़ता है, डॉलर में इंपोर्ट का बिल चुकाते हैं। अब उसकी वजह से मैं देख रहा था 2024-25 का आंकड़ा, 6 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का डॉलर जो है वो बाहर चला गया। ऐसे समय में जब बिल्कुल अभी पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हो, एक एक पैसे जोड़ने की बात है, तो इस तरह से फॉरेक्स बाहर जाता है तो सरकार के जो करंट अकाउंट डेफिसिट होते हैं वहां पे काफी ज्यादा असर पड़ता है। ये एक बड़ा कंसर्न है। इस पे मैं नरेंद्र तनेजा साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन शुभ, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि गोल्ड पे प्रधानमंत्री की अपील के बाद आपको लगता है कि इसका आगे बढ़ाने के लिए सरकार कुछ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगी? और एक और कंसर्न जो जताया जा रहा है, ज्वेलर्स एसोसिएशन ने जताया है कि हमारे यहाँ गोल्ड खरीदना बंद कर देंगे, हमारी काफ़ी संख्या में रोजगार जुड़ा हुआ है, उनके रोजगार का संकट पैदा हो जाएगा। ये कंसर्न कितना जायज़ है?
शुभ भाई। गवर्नमेंट वाला चीज कोई बहुत बड़ा इसमें कोई तब्दीली आएगी तो वो तो डिसर्व है, प्रेशर टैक्टिक्स है, क्योंकि दे वर सरप्राइज्ड कि गोल्ड के ऊपर अब कैरिज्मेटिक प्राइम मिनिस्टर अगर अचानक वार करे तो नेचुरली उनको लगता है कि उनके जो सेल्स हैं उस पर इफेक्ट आएगा, खासकर इसलिए क्योंकि पिछले साल ऑर्नामेंट्स का सेल आफ्टर अ पॉइंट स्लो होना शुरू हो गया था, जैसे आपने कहा था वॉल्यूम कम हुआ था, सो गोल्ड सेल्स वाज नॉट रियली गोइंग हाई अप, इसलिए गोल्ड रिटेलर्स ऑल द लिस्टेड या अनलिस्टेड जो भी हो, स्मॉल टाइम भी, सबको कंसर्न एंड वरी है। बट मैं जरूर सोचता हूं एंड आई एम फेयरली श्योर गिवन प्राइम मिनिस्टर मोदीज ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कि जो बोलने के बाद डूइंग एन एक्शन, वो जरूर गोल्ड के ऊपर कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने की सोच रहे होंगे, और खासकर अगर फॉरेन एक्सचेंज वर्सेस गोल्ड, अगर इस तरह का समीकरण सामने अगर आएगा तो जरूर ही इमरजेंसी मेजर्स लिए जाएंगे, इस पर कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वेरी क्लियर कि किस चीज की ज्यादा जरूरत है। दरअसल शुभ, मैं एक सवाल और आपसे पूछूं, फिर मैं नरेंद्र तनेजा साहब आपके पास आऊंगा कि गोल्ड सिर्फ इंपोर्ट का इशू नहीं है, सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट और फॉरेक्स का इशू नहीं है, गोल्ड एक तरीके से ब्लैक मनी होर्ड का भी एक बहुत बड़ा जरिया माना जाता है। समय समय बातचीत भी चलती रही, गोल्ड पे सरकार को कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए, कुछ अकाउंटिंग रखनी चाहिए। तो आपको लगता है कि इस मौके पे कुछ इस तरह के हथियार भी उठाए जा सकते हैं? और देखिए, खासकर अगर हम तेल का दाम अगर बढ़ाएंगे रिटेल में, साथ में अगर गोल्ड के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस करते हैं, तो नेचुरली अगर नाखुश जनता की इन्फ्लेशन का जो पंपिंग इन इफेक्ट होगा तेल के प्राइसेस बढ़ने से, जो वैसे भी अभी बाकी सारे शॉर्टेजेस की वजह से बढ़ने के जोर आसार नजर आ रहे हैं, तो गोल्ड के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आएंगे तो नेचुरली वो लोग कहेंगे कि हाँ ये अच्छी बात है कि उधर भी कुछ वार पड़ा, उधर भी कुछ इम्पैक्ट हुआ है, इधर भी हम भी कुछ झेल रहे हैं। तो आई डोंट थिंक नेट लोगों को इस पर मतलब इट्स एक्चुअली अ वेरी हैप्पी जिसे कहते हैं बैलेंस जो सरकार कर सकती है, जिसलिए मैं कह रहा हूँ कि गोल्ड के ऊपर स्टेप्स मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि होने वाले हैं बहुत जल्दी। नरेंद्र तनेजा साहब, क्रूड के इंपोर्ट को तो हम रोक सकते नहीं हैं, भले खपत थोड़े से कम कर दें तो इंपोर्ट को रोक लेंगे तो फॉरेक्स बच जाएगा, कम खर्च होगा, लेकिन गोल्ड तो ऐसी कोई ज़रूरत तो है नहीं। गाड़ी के बिना चलना, इंडस्ट्री का चलना रुक जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, गोल्ड के बिना तो चल सकते हैं। तो गोल्ड इंपोर्ट को किस हद तक रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए सरकार को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्मण, ये लाइटर वेन में बताऊं, अब मुझे तो ज्यादा गोल्ड का पता नहीं, मैंने तो आज तक कभी अंगूठी भी नहीं पहनी, ना कभी सोना खरीदा, तो मुझे ज्यादा वो नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरे घर में जो मेड वगैरह काम करने आती हैं महिलाएं, जो बड़ी सीमित जिनकी आय होती है, एक विषय जिसपे वो देखती है, मैं टिप्पणी करता हूँ, टीवी वगैरह पे देखती हैं, वो मेरे से एक बात हमेशा पूछती रहती हैं, सोना क्यों महंगा हो रहा है? मैंने कहा क्यों, कि हम भी लेना, हमें लेना है, चाहे गरीब से गरीब हो, लेकिन उसकी सबके अंदर, भारत में हर महिला में खासतौर से ये जरूर एक तमन्ना होती है, एम्बिशन होती है कि थोड़ा सा सोना खरीदा जाए। उसको वो समझती है, उनको सिक्योरिटी भी प्रदान करता है, और कहीं ना कहीं जो एक सोच है भारत में, हमारे यहाँ जो साज सज्जा पे बड़ा ध्यान दिया जाता है, श्रृंगार हमारा यहाँ बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, तो मुझे लगता है कि वो उसको हमको नहीं भूलना चाहिए। हर चीज तो अर्थशास्त्र नहीं होती है ना, और ये चीज ऐसी है जो तमाम एक चीज और है इसमें तनेजा साहब की, गोल्ड को एक संकट के समय में एक संकट मोचक के तौर पर भी देखा जाता है कि जब पूरी दुनिया में त्राहिमाम मच जाए तो गोल्ड है, गोल्ड कभी नुकसान नहीं जाए। एक सवाल डीके जोशी सर, मैं गोल्ड पे सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि ज्वेलरी के तौर पे गोल्ड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बदनाम ज्वेलरी है, बदनाम महिलाएं हैं, अलग बात है। ज़्यादातर इस्तेमाल अब इन्वेस्टमेंट के तौर पर हो रहा है, फिजिकल गोल्ड का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो इसको सरकार कैसे मिनिमाइज कर सकती है? एक ऑप्शन जो मुझे दिखा कि हो सकता है कि सेंट्रल बैंक के पास जो गोल्ड है वो डोमेस्टिक गोल्ड की जरूरत को पूरा करिए, आप इंपोर्ट मत करिए थोड़े दिन के लिए। देखिए, जब ग्लोबली रिस्क बढ़ जाता है तो सारे सेंट्रल बैंक्स हो चाहे कंट्रीज हो, सब गोल्ड होल्ड करने की कोशिश करते हैं, कलेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? अगर इतना यूजलेस चीज है तो वाई आर दे कलेक्टिंग? आई थिंक उसके पीछे लॉजिक है कि वो एक तरह से स्टोर ऑफ वैल्यू गोल्ड में है, और उसको वो आपको एक तरह से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट क्लास। अब उसको प्रोडक्टिवली यूज नहीं हो रहा है, ये आप मतलब आर्ग्यू कर सकते हैं, बट इट इज डेफिनेटली एन इन्वेस्टमेंट क्लास, एंड
I think this everybody tries to accumulate it, whether it is central banks or it is individuals, depending on the risk in the overall system. It's treated as a hedge against the risk. तो ये भी एक कारण है कि सोना क्यों खरीदते हैं. फजूल खर्ची भी सोने में बहुत होती है. आई थिंक प्रधानमंत्री उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे कि मतलब अनावश्यक सोना ना खरीदें आप. नहीं तो आपने तो एक प्रोग्राम तो आपने तो एक स्कीम चलाई थी ना, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम. इसमें तो गोल्ड खरीदने की जरूरत पड़ती नहीं थी आपको. पब्लिक गोल्ड समझ के सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का बैकअप तो रखना पड़ता है ना गोल्ड का. खाली आप बिना गोल्ड रखे थोड़ी आप सोवरेन गोल्ड स्कीम चला सकते हैं. तो आई थिंक बैकअप उसका होता है. सरकार कोई सोवरेन गारंटी नहीं दे सकती इसकी. अब ये मुझे को मतलब मेरे जहां तक मेरी समझ है कि उसके पीछे इट हैज टू बी बैक्ड बाय गोल्ड. नहीं, उस टाइम मकसद यही था जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लाया गया था कि फिजिकल गोल्ड के प्रति लोगों का आकर्षण कम हो, और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ला करके हम गोल्ड के बराबर का आपको बॉन्ड देते हैं और फिर इंटरेस्ट भी दे रहे हैं. गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी तो उसके बराबर का आपको पैसा मिल जाएगा. बड़ा अट्रैक्टिव रहा था, लेकिन आरबीआई ने फिर बाद में उसको ऑब्जेक्शन रेज किया. फिर सरकार को लगा बड़ा नुकसान हो रहा है भाई, तो फिर इस स्कीम को फिलहाल कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया. सुनील सुवर्णम साहब बीच में इशारा कर रहे थे, मेरी बातों से असहमति जता रहे थे. नहीं, देखिए गोल्ड ईटीएफ का जो आप इन्वेस्टमेंट बात कर रहे हैं खाली 65 टन है अगेंस्ट 800 टन ऑफ इंपोर्ट. तो इन्वेस्टमेंट का डिमांड ज्वेलरी के बिल्कुल नजदीक भी नहीं है, वो बढ़ता जा रहा है. मगर एक्चुअल देखिए आज ईटीएफ ईएम का गोल्ड इज ओनली 65 टन अगेंस्ट 800 टन जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं. तो उसमें ज्वेलरी का 404 है और बाकी है. और रिजर्व बैंक के पास 15% अपना फॉरेक्स रिजर्व्स मोर देन $100 बिलियन गोल्ड है. तो रिजर्व बैंक की गोल्ड खरीद रही है, जैसे कि स्टोर ऑफ वैल्यू और करेंसी को एक स्ट्रेंथ मिलती है अगर गोल्ड बैक्ड होती है. तो एक मल्टी करेंसी सिचुएशन में इंडिया भी, आरबीआई ही अपना गोल्ड को 7% से 15% पिछले 5-10 साल में कर दिया है. तो वो बात अलग है कि आरबीआई जब खरीदती है वो एक सिस्टमिक स्टेबिलिटी के लिए करती है करेंसी की. मगर रियली स्पीकिंग ये सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि डेफिनेटली गोल्ड के इन्वेस्टमेंट डिमांड के ऊपर गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी कुछ लगाएंगे तो दबाव आ जाएगा. मगर रियल प्रधानमंत्री ने जो बात की मेन थिंग है ज्वेलरी में लंपी परचेसेस. देखिए हर जो एसआईपी के जरिए गोल्ड खरीदता है, ज्वेलर के साथ एसआईपी करते हैं, वो बात अलग है. बट वेडिंग के टाइम सीजन में सबको पता होता है कि ये इंडियन वेडिंग सीजन है, इसलिए गोल्ड के दाम भी बढ़ जाते हैं बिफोर वेडिंग सीजन, क्योंकि डिमांड बढ़ने वाली है और लंपीली बर्निंग होता है. तो इससे प्रधानमंत्री की मैसेजिंग थी कि ज्वेलरी को वेडिंग के टाइम में आप कम कीजिए. मगर प्रैक्टिकली आप देखें, अनलेस वो सख्त कार्रवाई कुछ लेंगे इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी या बैनिंग द गोल्ड, समथिंग लाइक दैट, जो फ्री अलाउंस होता है गोल्ड का जब ट्रैवल करते हो बाहर, उसमें कुछ कमाई लगे, समथिंग दे हैव टू डू एन एक्शन ऑन गोल्ड. बट इन्वेस्टमेंट इज नॉट द कॉज ऑफ द. बिल्कुल, दरअसल आपने बहुत सही कहा, और सभी मेहमान कम से कम वैसे इस बात पे हैं कि जो प्रधानमंत्री ने अपील की है उस अपील के पीछे जो इंटेंशन है उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि इस पे हमें अमल करना होगा. लेकिन ये अपील ज़मीन पर सिर्फ अपील भर से लागू हो जाएगा सारे डिसीजन, सारी बातें, ये मुमकिन नहीं है, मुश्किल है. तो इसमें सरकार हो सकता है, सरकार को कुछ कदम भी उठाने होंगे ताकि ये अपील ज़मीन पर हकीकत बनकर निकल कर आए. आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए. आवाज़ अड्डा फिलहाल इतना ही. देखते रहिए CNBC आवाज़. नमस्कार.